जिस तरह से अभी काउंसिल बनी है, बिजनेस काउंसिल, और उसके अलावा जिस तरह से अब उन्होंने ये जिसे कहते हैं, उनको पता लग गया है कि इकॉनमी इज़ फर्स्ट। और मैं हमारी अभी पिछले दिनों बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकातें हुई और हमें पता लगा कि अफवाज पाकिस्तान वाकई ही पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए फ़िक्रमंद है, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी और इस्लामाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी सीसा पलाई हुई दीवार की तरह अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और वो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा करते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये आप माने, ये मेरी बात माने, ये एक हाइब्रिड वॉर है आप लोग पर। लेकिन मैंने अपनी स्पीच उससे थोड़ी सी हटके की, इसलिए कि इस हॉल में जो लोग बैठे हुए हैं, शायद आप में से कुछ लोगों के अंदर पाकिस्तानियत का जज्बा, एक होने का जज्बा, मोहब्बत, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर हम यूनाइटेड नहीं होंगे और फेथ नहीं होगा और डिसिप्लिन, तमाम जो हमारे मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ लाए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं जो हमारे सोनी मार्टिन साहब हैं और फैज़ान शहजाद साहब ने इनका साथ दिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सदर साहब, वाकई लग रहा था कि एक दर्दमंदाना दिल की और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की तकरीर है। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तानी वो कौम है जिसका हर फ़र्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा है। सितंबर 1965 बेटियों और बेटों ने अपना तन मन धन सब निछावर किया। मादरे वतन के हर बेटे हर बेटी ने अपनी बिसात के मुताबिक हिस्सा डाला। सब पाकिस्तानियों के साथ से कम न थी। हमारे शायरों की कलम ने तलवार का काम किया और हमारे लड़ाका तैयारों के साथ साथ हमारे गुलूकारों की आवाज़ भी। रेडियो पाकिस्तान लाहौर से हमले की खबर नशर हुई, उसके फ़ौरन बाद अनायत हुसैन भट्टी की आवाज़ सुनाई दी, अब वक्त शहादत है आया। और उसके बाद तमाम रेडियो स्टेशन पर कौमी नगमात गूंजने, ऐ दुश्मने दी तूने किस कौम को ललकारा, साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन। और कहीं नूर जहाँ की सदा फ़ज़ा में बुलंद हो रही थी। वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया। ऐ वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया। ऐ ज़मीन साथ आसमान साथ, भाइयों को करो बुलंद हाथ, यूं कहो बुलंद सुने सारा जहां।
सो मच जी, बहुत शुक्रिया। इस गाने में 7 क्लैप रखिएगा तो थोड़ी सी हम खुशी मना रहे हैं अपने मुल्क के लिए भी ना, तो मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ क्लैप। सहर अली बग्गा को सहर अवेद आवाज़ के मालिक सहर अली बग्गा। एक गीत हम आपको प्रोग्राम के आखिर में सुनाएंगे और हम फिर वो सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। उस गीत तक के लिए इंतज़ार फरमाएं। शुक्रिया शहबाज चौहान साहिब। मोहतरम एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी साहब, एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान साहिब, एहसन बख्तावरी साहिब, इजाज़ अब्बासी साहिब, इंजीनियर अज़हरुल इस्लाम ज़फ़र साहिब, ताहिर अब्बासी साहिब और इस हाल में मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आप सब ये सोच रहे होंगे कि एहसन बख्तावरी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर बना। शायद आज तक इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में यौम दिफाई पाकिस्तान की तकरीब मुनक़िद नहीं की गई। आज हमने इस एडिटोरियम में और जिस पुरवकार तरीके से आज यौम दिफाई पाकिस्तान की तकरीब मुनक़िद की है, इसके कई मकासद हैं। सबसे पहला मकसद तो ये है कि जो कौम अपने शहदा को याद नहीं रखती, जो कौम अपनी कौम के लिए कुर्बानी देने वालों को याद नहीं रखती, वो कौमें तारीख़ में मिट जाया करती हैं। इसलिए ये सिर्फ़ हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं है, ये सिर्फ़ अफ़वाज पाकिस्तान का फ़र्ज़ नहीं है, ये आर्मी नेवी या एयर फोर्स का फ़र्ज़ नहीं है कि वो यौम दिफाई पाकिस्तान की तकरीबात को मुनक़िद करें। ये हमारा फ़र्ज़ है। ये तकरीबात हमने बनानी है, क्योंकि हमारे शहदा ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इस अर्ज़ वतन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मुझे याद है वो दिन, 7 सितंबर का दिन, मैं उस वक्त सरगोदा में था, जब सरगोदा की फ़ज़ाओं में MM आलम ने 1 मिनट के अंदर 5 जो इंडिया के जेट थे उनको ज़मीन बोस किया था। मैंने खुद अपनी आंखों से वो मंजर देखा है। और पाकिस्तान नेवी ने 65 की जंग में जो सोमनाथ ऑपरेशन किया था, ये हमारे कौम के एक एक बच्चे को बताने की ज़रूरत है कि व्हाट वाज द सोमनाथ ऑपरेशन। सोमनाथ ऑपरेशन के ज़रिए हमारी नेवी ने भारत की तमाम नेवी को अपनी हदूद से बाहर निकलना नामुमकिन बना दिया था। हमारी आबदौल गाजी ने उस 65 की जंग में इंडिया को ये एहसास दिला दिया था कि ये सारा बहरे हिंद इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की नेवी है। आओ, बाहर आओ, पाकिस्तान नेवी का मुकाबला करो। किसी को जरूरत नहीं हुई। और इसके बाद वो जो आए थे लाहौर को फतह करने के लिए, उनके आगे अजीज़ भट्टी शहीद अपनी शुजाअत की एक ऐसी दास्तान रकम कर गया कि जिसको हमें बार बार दोहराने की ज़रूरत है, बार बार इस कौम को बताने की ज़रूरत है। आज हम ही
फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान की वो तकरीर सुन रहे थे जो उन्होंने 1965 की जंग के वक्त की थी, और मैंने वो तकरीर उसी वक्त सुनी थी, मुझे आज तक वो याद है। और उस तकरीर ने पूरी कौम को एक लड़ी में परो कर रख दिया था, पूरी कौम एक हो गई थी, और पूरी कौम जो थी वो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी अफवाज पाकिस्तान की पुष्ट पर खड़ी हो गई थी। आज इस तकरीब का ये भी मकसद है कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के पीछे खड़ी हो जाए, एक हो जाए। आज जो शोशे छोड़े जा रहे हैं, अभी एहसन बख्तावरी ने जो बात की कि हाइब्रिड वार पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो चुकी है, और उस हाइब्रिड वार का मकसद ये है कि इस पाकिस्तानी कौम को तकसीम किया जाए, कहीं शिया सुन्नी के नाम पर, कहीं देवबंदी बरेलवी के नाम पर, कहीं महाजर सिंधी के नाम पर। तो ये सारी तकसीमें तो चली आ रही थी, और आज जो सियासी तकसीम, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस मुल्क के अंदर बो दी गई है, और उस पॉलिटिकल पोलराइजेशन के नतीजे में मैं समझता हूँ कि हर घर के अंदर फसाद बन चुका है, कौम तकसीम हो गई है। आप सब ये जानते हैं ये पोलराइजेशन किसने पैदा की है, क्यों की है? ये हमारे दुश्मनों ने पैदा की है, ताकि ये कौम अंदर से टूट जाए। 65 की जंग के बाद भारत ने पाकिस्तान को अंदर से तोड़ने के लिए ईस्ट पाकिस्तान के अंदर काम किया, और अब वही काम जो है वो इस पाकिस्तान के अंदर भी करने जा रहा है और कर रहा है। और उस हाइब्रिड वार के अंदर इकनॉमिक जो वारफेयर है वो भी पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है। खुदा की कसम मैं उठा के कह रहा हूँ कि 3 दिन पहले मुझे रोना आ गया जब मैं ये टीवी पर सुन रहा था कि हमारी हुकूमत ने IMF से दरख्वास्त की है। एक खुद मुख्तार मुल्क, एक खुददार मुल्क, एक खुद मुख्तार कौम, एक अजीम कौम, एक ऐसी कौम जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, जिसकी अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज है, वो IMF से दरख्वास्त कर रहा है कि हमें अपने जो बिजली के सार्फिन हैं इनको कुछ सहूलत देने के लिए हमारी मदद करें। ये कहाँ की आज़ादी है? ये आज़ादी नहीं है, ये वो ख्वाब नहीं है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, ये वो ख्वाब नहीं है जिसके लिए कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था। खुदा के लिए ये IMF की कंडीशनैलिटी ये स्लो पॉइजनिंग है, ये आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं। जब इस मुल्क के अंदर गुर्बत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, लोग तंग पड़ेंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, तो फिर इस तूफ़ान को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आइए आज इस 6 सितंबर के दिन, जो हमारे शहीदों का दिन है, जो हमारे गाजियों का दिन है, जिन्होंने इस कौम की मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था, वो 130 जवान जिन्होंने चुंडा के महाद पर अपने जिस्मों पर बम बांधकर भारतीय टैंकों के नीचे लेट गए थे, उनकी रूहें हमें आज पुकार पुकार कर ये कह रही हैं कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। हमें पाकिस्तान को बचाना है, और ये सबसे बड़ा फ़र्ज़ इस वक्त पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी पे है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने इसका इदराक किया है, इसका उन्हें शऊर हो गया है कि इस मुल्क को अगर अब बचाना है तो बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उनकी मशावरत के साथ पॉलिसियाँ बनेंगे, और इस मुल्क के अंदर जो भाग दौड़ है वो अब बिज़नेस कम्युनिटी को सौंपनी पड़ेगी। और उन्हें इस वक्त हमारी बिज़नेस कम्युनिटी से डॉक्टर गौहर एजाज को वज़ीर कामर्स बनाया है, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, मेरे साथी भी हैं, और मुझे उनकी ज़ात से पूरी तवक्को है। मैं कल भी उन्हें मिला उज़्बेकिस्तान के नेशनल डे पर, वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए मुझे कह रहे थे कि मैं सुबह 8 बजे आता हूँ, रात 10 बजे जाता हूँ, न किसी से मिल रहा हूँ, मेरा एक ही एजेंडा है कि मैं पाकिस्तान को इस माशी बहरान से, ट्रेड के हवाले से, कामर्स के हवाले से बाहर लाने के लिए अपना किरदार अदा करूँ। ये हम सब का फ़र्ज़ है। बिजनेसमैन को इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाता, कहते हैं कि ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। भाई हर कोई पावर में आ सकता है, बिजनेसमैन आए तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। नो, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हम चलाते हैं, हमारे टैक्सों से चलता है। हमारा एक ही इंटरेस्ट है कि इस मुल्क के अंदर गुर्बत का खात्मा हो,
बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, मईशत बेहतर हो, लोग खुशहाल हो और हमारी आने वाले नस्लें इस मुल्क के अंदर इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो आगे गुजार सकें। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इतनी बड़ी तादाद में आज। जनाब फॉर्मर नेवल चीफ़ ज़फ़र महमूद अब्बासी साहब, फॉर्मर एयर चीफ़ सुहेल अमान साहब, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ख़ान साहब जो कि सेनेटर भी हैं फॉर्मर, आपको आज की इस तकरीब में जो कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट और यंग प्रेसिडेंट जनाब एहसन बख्तावरी साहब ने आज मुनक्किद की, आपको खुश आमदीद कहता हूँ मैं। ये इस्लामाबाद चैम्बर के लिए भी सर आज एक तारीख़ी दिन है। इस्लामाबाद चैम्बर 1985 में वजूद में आया और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इतनी खूबसूरत तकरीब आज यौम दिफा के मौके पे मुनक्किद की। मैं इस तकरीब पे मुनक्किद करने पे प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर, वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर और ज़फ़र बख्तावरी साहब को, क्योंकि जब से ज़फ़र बख्तावरी साहब से मेरा ताल्लुक़ हुआ है, जो कि डिग्री कॉलेज से ताल्लुक़ है सर, व्हेन वी बोथ आर यंग, अब तो हम बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो उस वक्त से मैंने इनको एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी माना और ये इस तरह की तकरीब करते रहते हैं। तो वही रवायत इनके बेहतरीन बेटे ने, जहाँ ये और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आज यौम दिफा पाकिस्तान पे ये तकरीब मुनक्किद करके मैं एहसन बख्तावरी आपको ख़ुसूसी तौर पे मुबारकबाद देता हूँ। 6 सितंबर का दिन, क्योंकि मेरे जो एज ब्रैकेट में लोग हैं उन्होंने 6 सितंबर का दिन देखा, मैंने भी देखा। मेरी पैदाइश गो के लोग बताते नहीं अपनी उम्र, छुपाते हैं, लेकिन मैं नहीं छुपाता कभी भी। आई बॉर्न इन 1958 और जब 65 की वॉर हुई तो आई वॉज 7 years old। पिंडी में हम रहते थे और रहते हैं भी हमारी फैमिली। तो जब 6 सितंबर का दिन आया और जहाज़ हमने देखे कि घूम रहे हैं पिंडी के ऊपर, तो वो दिन था। फिर पता चला कि इंडिया ने हमला कर दिया। तो ये एक लंबी दास्तान है। हमारे उन गाजियों को आज भी हम सलाम पेश करते हैं और आज जो अभी यहाँ पे परफॉर्मेंस की गई, आप सब ने दिल से उसको किया। लेकिन उन हमारे गाजी जो गाजी थे और शहीद थे, उन्होंने एक बेहतरीन पाकिस्तान के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। तो आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं समझता हूँ कि नेवल चीफ साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस मुल्क को दे दी, अपनी पूरी सलाहियतें इन्होंने नेवी को दे दी। पाकिस्तान के डिफेंस के लिए ज़फ़र महमूद अब्बासी साहब और इन जैसे और जितने भी रिटायर्ड नेवल चीफ्स हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी, उन्होंने अपनी रातें दे दी, उन्होंने टेंशन ली इस मुल्क की 23 करोड़ आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, क्योंकि मुल्क एक माँ की हैसियत रखता है और माँ की हिफाजत कौन नहीं करता। और इन शख्सियात ने इस माँ की हिफाजत अपनी जान के नजराने दे के और अपनी जान दे के तो इस माँ की हिफाजत की। सर, आपने सरहदों की हिफाजत की, लेकिन ये जो कम्युनिटी बैठी हुई है, इसने बिजनेस में, इकॉनमी में इस मुल्क की हिफाजत की। और आज जिस मकाम पे पाकिस्तान खड़ा है, मैं समझता हूँ कि आप भी फील कर रहे होंगे और मैं भी फील कर रहा हूँ। यहाँ हॉल में बैठा हुआ हर शख्स ये फील कर रहा होगा। जो बात अभी ज़फ़र बख्तावरी साहब ने की, बिल्कुल मुझे भी महसूस हुई कि मेरे बिजली का बिल, सर छोटी सी मिसाल है लेकिन है बहुत बड़ी चीज़। न्यूक्लियर पावर, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, इफ़ यू सी द मैप ऑफ द वर्ल्ड, आधी दुनिया हमारे साथ है सर। हमारी किसी चीज़ की कमी नहीं इस मुल्क में। मौसम, कबाइल, और मैं एक वाक़या सुनाता जाऊँ, टाइम थोड़ा है कि मैं जब छोटा था तो जब ये वॉर हुई
तो पिंडी में सदर में थे हम, तो मेरे अंकल थे मेरे साथ, आज मैंने भी सुनाया जनरल साहब को भी कि इतने इतने पट्टे और बेडफोर्ड ट्रक्स पे 303 की बंदूकें लेके तो काफले जा रहे थे कश्मीर की तरफ। मैंने अपने अंकल से पूछा, मैं छोटा था, मैंने कहा अंकल ये क्या है? वो कहते बेटा ये वो कबाइल हैं जो हमारे कबाइली इलाके में रहते हैं, वो कश्मीर में पाकिस्तान का दिफा करने जा रहे हैं। सर हमारा मुल्क किसी चीज़ की कमी नहीं, सिंध देखें, बलोचिस्तान देखें, आप ये KPK देखें, पंजाब देखें, और अगर हिस्ट्री हम उठा के देखें तो इस पाकिस्तान ने यूरोप के मुल्क जर्मनी को भी एक वक्त में इमदाद दी थी। सर हम इमदाद देने वालों में से थे। तो मुझे बड़ा महसूस हुआ कि जब टीवी पे मैंने ये ख़बर सुनी कि हमारी जो वज़ीर ख़जाना हैं या जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, काबिल एहतराम है हमारे लिए वो भी, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम अपने सार्फिन को, जो कि बिजली के बिल जिसका 50,000 था वो 1.5 लाख आ गया, जिसका 1 लाख था वो 3.5 लाख आ गया, इसको हम इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं। एक न्यूक्लियर पावर, 23 करोड़ आवाम, और हमें कोई इकॉनमी में प्रॉब्लम नहीं है, इकॉनमी की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें डॉलर के चक्कर में सर फंसा दिया गया है, हमें वो डॉलर का चक्कर जो है ना वो नहीं निकलने देता। अभी यहाँ पे चौधरी मजीद साहब तशरीफ लाए हुए थे सर, तो उन्होंने कहा कि एक उन्होंने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें विदिन 24 आवर उनके पास रेमिटेंसेज आ गई हैं 600 अरब रुपए की। वो किसने दी? पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किया ना। फॉरेन से आपकी रेमिटेंसेज आती हैं 30 बिलियन US डॉलर्स, जो पाकिस्तान के बाहर हमारे पाकिस्तानी काम करते हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं। यहाँ शायद खाकान अब्बासी साहब तशरीफ लाए, उन्होंने हमें कहा कि आपकी प्रॉब्लम का एक हल है कि आप 25 बिलियन और 30 बिलियन से जंप अप करें 50 बिलियन तक एक्सपोर्ट्स में। हम सर कर सकते हैं, लेकिन हमें प्लेइंग फील्ड तो दी जाए। ये जो रिस्ट्रिक्शंस बिजनेस पे हर 2 साल बाद 3 साल बाद लगती हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इतनी हमारे बॉर्डर्स पे, मैं खराज तहसीन फिर पेश करता हूँ अपनी एयरफोर्स को, अपनी नेवी को, अपनी आर्मी को, कि फ्रॉम द लास्ट 30 ईयर्स, जब आपका 9/11 का वाक़या हुआ, तो उसके बाद हमारी जो फोर्सेस हैं वो मतलब अलर्ट हैं। वो हमारे इलाके में दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है पिछले 30 साल से। हमारे बॉर्डर्स पे हमारी इकॉनमी को तबाह किया गया, हमें तबाह किया गया, कभी क्लाशनकोफ का मसला, कभी और मसले। तो ये वो कौम है सर जो कि पिछले 30-35 साल से एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, सेकंड वर्ल्ड वार हुई, मैं इसको ज़ाती तौर पे थर्ड वर्ल्ड वार कहता हूँ, जो कि हमारे बॉर्डर्स पे लड़ी गई। और आप जैसे जो हमारे लीडर्स थे जो कि फोर्सेस के, उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि बिजनेसमैन और जो हमारी फोर्सेस हैं वो एक पेज पे आके, क्योंकि अगर मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुँचा तो खुदा ना खास्ता मुल्क को कहीं नुकसान ना पहुँच जाए। हम पहले ही बड़ा ज़ख्म खाए हुए हैं 71 की वॉर का। वो तो दुश्मन ने 1000 मील दूर हमारे इलाका था, और मुफ्ती बानी के रूप में इंडियन फोर्सेस ने जो कुछ किया वो किसी से ढका छुपा नहीं। तो आज तजदीद अहद का दिन है। मैं सेकंड करता हूँ प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर की स्पीच को और ज़फ़र बख्तावरी साहब की जो बात की कि आज वो वक्त है कि कौम में जितनी इत्तेहाद की, जितने प्यार की और जितनी सपोर्ट की पाकिस्तान फोर्सेस को, आज अवाम की ज़रूरत और बिज़नेस कम्युनिटी की इससे पहले कभी नहीं थी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सर कि इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद चैम्बर और इस्लामाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी किसी भी शहर से या किसी इलाके से कम नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह ताला हमारी लेडीज़ और हमारी यूथ और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं सारे, वो इंशाअल्लाह ताला अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होंगे, और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही मैं आखिर में एक दफ़ा फिर आप शख्सियात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस यौम दिफा
6 सितंबर के फंक्शन को आपके आने से, क्योंकि हम आपकी सर इज़्ज़त करते हैं दिल और दिमाग से। सुहेल अमान साहब पहले हमारे पास तशरीफ़ लाते रहे, ही इज़ वेरी काइंड इनफ टू अस। आप ज़फ़र साहब, आप तो हमारे बिल्कुल मैं अब क्या कहूँ उसमें, और जनरल क़य्यूम साहब भी आज यहाँ आए। ये हमारी खुशनसीबी है कि आप जैसी शख्सियात जिन्होंने इस मुल्क का बेहतरीन तरीके से दिफा किया, वो आज यहाँ तशरीफ़ फरमाए। एक थैंक यू वेरी मच सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम सदर महफ़िल, चीफ गेस्ट, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़फ़र बख्तावरी साहब, और स्टेज पे बैठे हुए मेरे मेहरबान ख़वातीन व हज़रात, ये ठीक बात है कि आज पाकिस्तानी कौम के ऊपर बहुत सी मुश्किलात हैं। इकानमी की हालत है, टेररिज़म के मसाइल हैं, एनवायरनमेंट है, सैलाब आया था, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन साथ साथ जब मैं ये देखता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत क्या है, कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है, मणिपुर में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक है, इवन इंडिया जैसे मुल्क में जो लो कास्ट हिंदू हैं, दालत वग़ैरह, उनके साथ क्या सलूक है, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि खुदा ने मुझे ये आज़ाद सरज़मीन अता की है जिसके अंदर हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं। इसके ऊपर अहमद नदीम कासमी साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि बहुत सा कर्ज़ मशीयत का है मेरे सर पर, मैं सर ही क्यों ना कटा दूँ कि कुछ अदा हो जाए। तो मेरे ख़्याल में इसके ऊपर हम जितनी भी कुर्बानी दें अपने मुल्क के लिए वो कम है। ये कहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुश्किलात आती हैं, कौमों के ऊपर मुश्किल वक्त आता है। वो हमारे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में एक वेस्टर्न मुफक्कर की एक बात लिखी है कि इट इज़ नॉट व्हाट हैपन्स टू यू दैट रियली मैटर्स बट हाउ यू बिहेव व्हाइल इट इज़ हैपनिंग। द पॉइंट इज़ कि मुश्किलात आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे। कितने मुश्किल चैलेंज हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं जितनी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब वो मुश्किल वक्त आया था तो कौम का रवैया क्या था, आपका रवैया क्या था, आपने उसको कैसे झेला। तो आज वो मौका है कि हमें सब्र इस्तेकाम के साथ, हिम्मत के साथ इन चीज़ों को करना है। देखिए, जब हम यौम दफ़ा पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें ये भी हमारे ज़हन में होना चाहिए कि पाकिस्तान की तख्लीक हुई कैसे, जिसका दफ़ा हम करके अब अपने आप को काबिल फ़ख्र समझते हैं। वैसे तो लंबी तारीख़ है और इस्लाम के सूरज की किरणें सब कॉन्टिनेंट में 712 में मोहम्मद बिन कासिम के साथ आईं जब वो दीबल की बंदरगाह पे आए और पूरे सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम का बोलबाला हुआ। लेकिन पिछले 700-800 सालों में जो 4 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हो गुजरी हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, वो उनमें सबसे पहले मुगलिया दौर के अंदर जनाब हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह थे। ये वो वक्त था जब अकबर आज़म ने अपना एक दीन इलाही शुरू किया और वो दीन इलाही एक चूरन था इस्लाम, हिंदुइज़म, क्रिश्चियनिटी और 2 और मज़हब, 5 मज़ाहिब को इकट्ठा करके तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की वादनियत पे हम यकीन रखते हैं और ये भी कि अल्लाह गफूर रहीम है और बहुत ग्रेट है, लेकिन दुनिया में उनकी नुमाइंदगी जो है वो अकबर बादशाह करेगा, ये एम्परर अकबर होगा। और उसमें और बहुत सी चीज़ें थी जिनके ऊपर बहुत से हिंदुओं ने तो फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया कि एक ही मज़हब होना चाहिए, ये एथिकल रिलीजन इसको कहा गया कि इसके अंदर जस्टिस होगा, इसके अंदर झूठ नहीं बोला जाएगा, ईमानदारी होगी वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें बात वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात नहीं थी और ये एक डेविएशन थी। तो उसके ऊपर मुजद्दद अल-अफ़सानी खड़े हुए तो पहला बीज वो बोया जबकि एक पाकिस्तान के बनने की तरफ बात चली हुई। दूसरा फिर 1857 के अंदर जब आपने देखा कि जंगे आज़ादी लड़ी और उसमें मुसलमान पेश थे तो फिर जनाब सर सैयद अहमद ख़ान सामने आए और उन्होंने मुसलमानों को हौसला दिया। मुसलमान लाखों में नहीं, बहुत से मुसलमान यानी मैनी लैक्स वर और उलमा ख़ुसूसन उनको हैंग किया गया, उनको मार दिया गया क्योंकि उनको कहा गया कि ये होगा। तो उन्होंने आके ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी शुरू की,
उन्होंने कहा तालीम से आपका जेवर बढ़ेगा, आप आगे जाएंगे। तो कौम में यूनिटी, सर सैयद अहमद ख़ान पहले लीडर थे जिन्होंने दो कौमी नज़रिए की बात की। उन्होंने कहा इंडिया के अंदर दो नेशंस हैं जिनका अपना अपना एक वे ऑफ लिविंग है, अपनी अपनी सोच है, और ये इकट्ठे नहीं रह सकते। उनकी वफ़ात जब 1899 में हुई तो उसके बाद फिर अल्लामा इकबाल आ गए। अल्लामा इकबाल ने वो बैनर आगे लेके आए, और अल्लामा इकबाल एक रूहानी शख्सियत थी, एक मुबल्लिग थे, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, वो तसव्वुफ़ की बात करते थे, और उन्होंने भी मुसलमानों को ये समझाया कि ये दौलत, पैसा, ये चीज़ें इंसान को, कौमों को ऊपर नहीं लेके जाती। तो वो उसमें भी उन्होंने कहा ना कि सबब कुछ और है तू जिसको खुद समझता है, जवाल बंदाए मोमन का बेज़री से नहीं, गर जहाँ में मेरा जोहर आश्कार हुआ, कलंदरी से हुआ है तवंगरी से नहीं। तो वो रूहानियत की तरफ लेके गए, और उन्होंने ये भी कहा कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, और मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। वो एक तरीका उन्होंने बताया कि आपका किरदार मजबूत होना चाहिए। आप अगर ख़ुद एक अच्छे इंसान हैं और एक आपके अंदर अल्लाह का खौफ है और आखिरत का ख्याल है, और आप समझते हैं इस दुनिया ये जो बुलबुले की मानंद है जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट आखिरत के लिए होनी चाहिए, तो आपको अच्छा मुसलमान। इसके ऊपर कुरान एक वर्स भी है, वला ताहिनू वला तखजनू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि ना घबराओ ना दिल छोड़ो, फ़तह आपकी होगी, शर्त यह है कि आपका ईमान मजबूत हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज दुनिया मादियत की तरफ चली गई है। बड़ा आदमी वो है जिसके पास 4-5 पराडों हैं, जिसके मुरब्बे हैं, जिसकी ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं, जो बड़े ओहदों के ऊपर है, जिसके फार्म हाउसेस ज़्यादा हैं। ये बात जो है ये मुसलमान की अफजलियत का मयार बिल्कुल ये नहीं है। अफजलियत का मयार तकवा और आपके अंदर जो कन्विक्शन है। और लास्ट जो चौथी जो पर्सनैलिटी है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी, जिनको अल्लामा इकबाल राज़ी करके लेके आए। और फिर कायद आज़म की कामयाबी का राज भी यही था कि कन्विक्शन थी, ऑनेस्टी थी, कमिटमेंट थी, और बहुत से अंग्रेज़ों को हनूद और यहूद की सारी और अंसारा की सारी साजिशों के बावजूद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कामयाब हुए पाकिस्तान बनाने के, और पाकिस्तान हमें मिला। इसके फ़ौरन बाद फिर 1947 ये 48 की जंग हुई जिसका अब्बासी साहब अभी जिक्र कर रहे थे। और उसमें जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने दस्ते भेजने की हुक्म दिया एज ए गवर्नर जनरल, तो उस वक़्त के कमांडर, अंग्रेज़ कमांडर इन चीफ जो जनरल ग्रेसी थे, उन्होंने कहा नहीं जा सकते। उन्होंने रिफ्यूज़ किया। उन्होंने कहा दिल्ली से आर्डर आया कि ये नहीं होगा ऐसे, तो वो नहीं हो सका। तो इसलिए फिर ट्राइबल लश्कर हमारे KP से आए और उन्होंने अपनी फ़ाइट की। इसके बाद इंडिया ने ये इरादा किया कि जब भी पाकिस्तान कश्मीर में कोई प्रॉब्लम करेगा तो हम इनके साथ ऐलान जंग करेंगे। तो आपने ये देखा कि 65 वार से पहले जब ये कुछ स्क्रमिशेस शुरू हुई और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो इंडियन को दबा के अखनूर के पुल तक ले गई, जो कि एक चौक पॉइंट है जम्मू एंड कश्मीर का, और छम जोड़ियों और तवी के दरिया को भी अबूर किया। तो हम ये शायद यहाँ ये भूल थी, ये सोच रहे थे कि बैनुल-अक़वामी कवानीन को बालाए ताक रख के इंडिया पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन आपको पता है कि हमारा एक ऐसे दुश्मन से पाला है जिसके अंदर ना असूल है ना कानून है ना उनके अंदर। तो उन्होंने यही देखना, उन्होंने पहले दिन से भी पाकिस्तान के वजूद को कबूल नहीं किया हुआ था। तो इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि 2 पिंसर अटैक करेंगे। एक लाहौर पे BRB को क्रॉस करके लाहौर में दाखिल होगा, और दूसरा सियालकोट से उधर से आएगा। और ये दोनों पिंसर्स जो हैं ये GT रोड के ऊपर और हमारी रेलवे लाइन जो पेशावर से कराची तक है इस पे मिल के इसको सेवर करेंगे। ये तो पाकिस्तान का जो है टंटा ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे लिए मुसीबत है वो टल जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि BRB पे उनके डिवीजन्स को रोकने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज के बहादुर जवानों की एक कंपनी मौजूद थी जिसकी क़यादत अजीज़ भट्टी शहीद कर रहे थे। और उन्होंने अब्बास साहब ने कहा कि वो जिम खाना में आके चाय पीना चाहते थे, वो चाय से कुछ ज़्यादा भी पीना चाहते थे, तो उनको वहाँ रोका गया। जहाँ तक सियालकोट का ताल्लुक़ है तो चूँकि इनिशिएटिव इंडिया के पास था, उन्होंने सांबा कठुआ से फ़ौरन थ्रस्ट लेके तो बॉर्डर क्रॉस कर लिया, फिलौरा का गांव और कुछ और देहात की कब्ज़ा कर लिया।
और इसके बाद आगे आना चाहा सियालकोट के इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ, तो उस वक्त कुमक पहुंचाई गई पाकिस्तानी फ़ौज को, चूँकि आगे पीछे से जाके आपने पहुंचना था। इंडिया का 1 आर्मर्ड डिवीज़न था, 14 इन्फेंट्री डिवीज़न था, 6 माउंटेन डिवीज़न था, और इधर हमारी फोर्स कम थी। तो वहाँ जाके फिर चविंडा की बैटल हुई, और कहा यह जाता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो सोवियत यूनियन और जर्मन की जंग हुई थी टैंक्स की, उसके बाद ये सबसे बड़ी जंग थी, और अल्लाह के करम से पाकिस्तान सुरखरू हुआ पाकिस्तान को बचाने के लिए। तो इसलिए हम इसके अंदर हमारी नेवी का एक अजीम शान रोल था, हमारी एयरफोर्स का एक अजीम शान रोल था, और वो चले। आखिरी पोर्शन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमें सबको पहली बात तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुश्किलात आर्जी हैं। अल्लाह के करम से ये ग्रेट नेशन है। जैसे हमने कहा कि ये 27 रमज़ान नज़ूले कुरान के दिन और आखिरी अशरे में वजूद में लाई और अल्लाह के नाम पे हासिल हुई, तो इंशाअल्लाह ये कायम रहने के लिए बनी है। हमारे हौसले बुलंद रहने चाहिए। हम इंशाअल्लाह इसको ये मुश्किलात हमें हल हो जाएंगी। लेकिन हमें अवेयर होना चाहिए कि ये जो हाइब्रिड वार की बात कर रहे हैं, ये हाइब्रिड वार में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 आप देखें, इंटरनेशनल मॉनेटरी अदारे, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, जो आपकी इकनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन पे काम कर रहे हैं। जब ये देखा कि ये न्यूक्लियर बन गए और ये जब इनकी पीठ को हम दीवार से लगाएंगे तो ये हर चीज़ इस्तेमाल करेंगे अपनी सोवरेनिटी के लिए, तो फिर वो मुश्किल हो गया कि इनको शिकस्त देनी है। तो क्या हुआ, इंटरनेशनल इकनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन। नंबर 2 डिप्लोमेटिक इनकी जो है आइसोलेशन, उसके ऊपर काम किया जाए और इनको बदनाम किया जाए। तीसरा आपने देखा कि FATF में आपको फंसाए रखा, 27 पॉइंट्स में 26 पॉइंट करने के बावजूद आप ग्रे लिस्ट में हैं। इसके बाद आप ये देखें कि टेररिज्म, इसको हवा दो ताकि अंदर से मुल्क को तोड़े। फिर सेक्टेरियनिज्म, अल्लाह का करम है आज पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियनिज्म नहीं है, ये हम क्रिएट कर, ये फॉल्ट लाइंस क्रिएट करने की कोशिश की है। फिर इसी तरह लसानियत की लानत को और इसी तरह सूबाइयत की लानत को, इन सारियों के ऊपर जब उनका कोई असर नहीं हुआ तो फिर एक रिजल्ट ये हुई कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन कराओ। क्योंकि जब मुल्क को किस तरीके से फतन हो तो एक दूसरे को लड़ा के सिविल वार की हालत में ले जाओ, तो मेरे ख्याल में ये मैच्योर नेशन है। आप ये लोग जानते हैं कि कभी भी हम सवाल ही नहीं पैदा होता, हमारे लिए तो हुक्म है कि हमारे पास जो माइनॉरिटीज़ है उनको हम माइनॉरिटी नहीं समझे। हमारी फ़ौज में क्रिश्चियंस जो थे वो जनरल्स के ओहदे तक पहुँचे, सिख हैं हमारे पास, हम तो हर मज़हब की इज़्ज़त करते हैं चूँकि ये हमारा मजहबी फरीज़ा है। तो इसलिए पॉलिटिकल पोलराइजेशन को हमें ख़त्म होना होगा और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी होश के नाखन लेने चाहिए कि बात को वहाँ तक ना ले जाए कि वो फिर आप वापस ना आ सके। आप यू कैन एग्री टू डिसएग्री, हाथ मिलाएं, बैठें। अगर हुकूमत वाले इलेक्टेड है तो अपोजिशन वाले भी इलेक्टेड लोग हैं, आपको उनको टॉलरेट करना होगा। तो खुदा के लिए जंग गलियों में और सड़कों में और शहरों पे न लड़ें, ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठ के उधर आप अपने मुकालमे करें, बातें करें, वो करके चलना चाहिए। और लास्ट जो कारी ज़रब हाइब्रिड वार की पाकिस्तान पे लग रही है, इन एडिशन को साइबर वार, वो है ये जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत के जज्बात को आगे देना। देखो, शोहदा के स्टैचूज़ को तोड़ के कौन सोच सकता है कि कोई मुसलमान कलमा गो, कोई पाकिस्तानी जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी गैरत और शर्म है कि वो अपने शोहदा जिन्होंने अपनी जवानियाँ कुर्बान कर दी पाकिस्तान के लिए, उनके स्टैचूज़ को जाके करेंगे। ये तो वैसे भी एक आम इंसान के लिए भी नहीं ठीक है। तो ये है, तो उसके ऊपर किसी का बड़ा अच्छा शेर है कि गुलिस्तान को लहू की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में उजाला नहीं होता। हम शहीदों के ऊपर फ़ख्र करते हैं, अपने शोहदा के ऊपर, और अल्लाह के करम से ये कौम मुतैब मुश्किल हालात से निकल जाएंगे। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चूँकि एट प्रेजेंट ये अनफॉर्चुनेट है कि ये एक अदारा है जो बचा हुआ है। एक्चुअली अदारे होने चाहिए थे, मुकन्ना भी, अदलिया भी, आपकी इंतज़ामिया भी मुअस्सर होते तो अफवाज पाकिस्तान एक सबसर्विएंट अदारा है, वो हुकूमत के साथ खड़ा होता है। लेकिन आज की हालत ये है कि बाकी सारे अदारों को हमने खोखला करके रख दिया है। कभी भी हम बहुत दुख होता है जब हम हर अदारे की हालत को देखते हैं। तो फ़ौज के अंदर आपकी सर्विस सेंटर ऑफ ग्रेविटी है,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो होती है कि जिसको आप डिसलॉज कर दें तो मुल्क इससे बखरे हो जाएगा। तो फ़ौज को हमने बचाना है, इंस्टीट्यूशन को हमने बचाना है, और इसके लिए और उसके ऊपर ये जो ताजर बिरादरी है, मैं एहसन बख्तावरी साहब को सलूट करता हूँ, मुबारक देता हूँ। ये हमारा बच्चा है, ये ज़फ़र बख्तावरी साहब के बेटे हैं, ये हमारे बेटे हैं। मुझे फ़ख्र होता है ऐसे नौजवानों को सुन के जो मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, मुल्क को आगे, इकानमी को आगे लेके जाने की बात करते हैं। मैं ये कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर रिसर्च में एक साल में कई फसलें आप ले सकते हैं, नेट कैश आएगी आपके पास। फिर आपकी ये इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट है, ये आपका माइनिंग का प्रोफेशन है, नॉट ओनली लैंड माइनिंग, इवन सी के अंदर आपको अब्बास साहब बताएंगे कि वहाँ भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के ख़जाने हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है। देन आप टूरिज़म को प्रमोट कर सकते हैं। फिर ये फ़ॉरेन जब लोगों को हम भेजते हैं, इंडिया पढ़े लिखे लोग भेजता है, हम लोग लेबर भेज देते हैं, हम उनको यहाँ टेक्निकल ट्रेनिंग दे के भेजें तो वो आपको फॉरेन एक्सचेंज लेके आ सकते हैं। ये तरीके हैं जो आपको, एक तो कौम का मुराल बुलंद किया जाए, और दूसरा ये है कि फौरी तौर पे इमरजेंसी बेसिस के ऊपर हम आगे चले और आगे लेके चले। आखिर में वही दुआ जो शुरू में उन्होंने की थी कि खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो, और खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। वाखिर दावाना Respected General Qayyum sir, Admiral Abbasi, Zafar Bakhtauri bhai and Ahsan Bakhtauri. Sorry for my change of names the way I thought. General Qayyum हमारे उस्तादों में से भी हैं और हमने इनको बड़ी अच्छी पोजीशंस पे देखा है, पूरे दिल से पाकिस्तान की खिदमत करते हुए। तो सर, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू यू। बड़ा खूबसूरत माहौल हो गया है, एक एक चेहरे के ऊपर जिस तरह पाकिस्तान की मोहब्बत आया है। इट्स अ वेरी डिलाइटफुल मोमेंट। तो ये जो हम कुछ लोग मिलके एक जज्बे को शेयर कर रहे हैं, प्लेज हमें ये करना है कि ये शमाएं जब आप कमरे के बाहर निकलें तो बाकी शमाओं को रोशन करें, इस उम्मीद के साथ। और थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। हम जब कुर्बानी का लफ्ज़ बोलते हैं ना, तो बड़ी जल्दी से हम उससे आगे चले जाते हैं कि इतने लोगों ने जाने कुर्बान की। पर थोड़ा सा सोचते हैं, हमारे बुज़ुर्गों में थे जो जब ये 47 का बंटवारा हुआ तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ वहाँ पे रह गए, और वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुसलमान वहीं पे रहेंगे जो है, और पाकिस्तान बन जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेहरू और माउंटबेटन ने जो मिल के प्लान किया, उन लोगों की मैं चाहता हूँ कि आप एक मिनट के लिए 65 में आने से पहले उनकी फीलिंग्स देखें। और हमारे बड़े थे जो उन काफ़िलों में आए, और उनसे कभी कहानियाँ सुने कि किस तरह उन लोगों को, फैमिलीज़ को कम्प्लीटली सेपरेट कर दिया गया। बच्चे जो थे वो माओ से जुदा होके बिल्कुल सेपरेट भाग रहे थे फसलों के अंदर। माओ को और बेटियों को यहाँ पे कत्ल किया जा रहा था, बाप और जो बाकी भाई बहन थे उनको सेपरेट करके वहाँ कत्ल किया जा रहा था। ये आसान चीज़ें नहीं हैं। तो जो इंसान अपने मुल्क के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देता है, एक प्लेज है जो उसके साथ करना है। मुझे याद है कि मेरे उस्ताद थे, वो शहीद हुए एक एयरक्राफ्ट क्रैश में। तो जो शोहदा के लिए हमने अगर कुछ किया तो एक सेंटेंस पे किया, और वो हमारी जो बाइज़्ज़त हबी साहिबा थी या हमारी वालदा के बराबर हैं। तो उन्होंने कहा कि वन डे आई वाज अ क्वीन एंड माई चिल्ड्रन वर प्रिंसेस एंड नेक्स्ट डे वी वर नथिंग। ये है वो डायलेमा जो शोहदा की फैमिलीज़ अपने सीनों के से लगा के सारी उम्र चलाती हैं, और वो माएँ बच्चों को पाल के इवेंचुअली फिर उसी प्रोफेशन में भेजती हैं, क्योंकि ये मुल्क की मोहब्बत है, ये इस दीन की मोहब्बत है जो उन कुर्बानियों के बावजूद आके लेके जाती है। ये एहसास को समझना ज़रूरी है। 1965 की जंग के बारे में बहुत बात हुई, लेकिन एक दो चीज़ें जो आज के लिए रेलेवेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जंग तो 6 को स्टार्ट हुई, लेकिन 4 को जो पाकिस्तान फ़ज़ाइया थे उन्होंने इंडियन एयरफोर्स का 1/4 वैसे ही डाउन कर दिया हुआ था। ये वो मौका है जब उनके वंपायर जहाज़ थे, और सरफराज रफ़ीकी का नाम आपने सुना होगा, हिलाल जुर्रत। तो एक गो के 4 जहाज़ 4 तारीख को उन्होंने गिरा दिए थे शाम के वक्त,
और उस दिन इंडियन एयरफोर्स ने अपनी 1/4 एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया। जंग शुरू होने से पहले ही द मोरल्स वर एब्सोल्युटली डाउन। दिस डज नॉट कम ईजी। ये एक इंतहाई मेहनत और जज्बा, ये दो चीज़ें जो या इवन जो फरवरी 19 में भी हुआ, आपकी आर्म फोर्सेस, हम लोग इस सब प्रोफेशन में रहे हैं, दिल लगा कर उस जज्बे को और फिर स्किल को एक एम्ब्रेस करती हैं। हमें पता है कि हमारा दुश्मन हमसे इतना बड़ा होगा, लेकिन उसके साथ मुकाबला लाजमी कर रहा है। सो ये वो जज्बा है जो अल्लाह का शुक्र है कि आज तक उसी तरह प्रिजर्व और कायम है अपने मुल्क की बका के लिए। सो एक 7 सितंबर की इवनिंग में आपको याद कराता हूँ। हलवाड़ा इंडियन एयरफोर्स का बेस है और 3 जहाज़ हैं वहाँ पे, सरफराज रफ़ीकी, यूनुस एंड सेसल चौधरी, और सेसल चौधरी में सबसे जूनियर है। इंडियन एयरफोर्स का पूरा जो स्क्वाड नीचे है उसको ये तबाह कर चुके हैं। उनके एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को ये तबाह कर रहे हैं। अंधेरा शुरू हो गया है और दुश्मन के इस वक्त 8 नेट एयरक्राफ्ट हैं जिनको अटैक कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने कंसिस्टेंट हैं उसके अंदर। याद रखिए कि 2 मुसलमान हैं और तीसरा जो है वो क्रिश्चियन है, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर। लेकिन उस वक्त कोई मुसलमान और कोई क्रिश्चियन नहीं है, वो सारे पाकिस्तानी हैं। और हम लोगों ने तो वो रिकॉर्डिंग सुनी है। रफ़ीकी की गन्स जैम्ड हैं, यूनुस का वेपन्स ख़त्म हो चुके हैं, और वो कोशिश क्या कर रहे हैं कि सेसल चौधरी यहाँ से निकल जाए। और एग्जैक्टली यही हुआ कि सेसल चौधरी को उन्होंने उस सारे से निकाला और वो वापस पाकिस्तान आके लैंड किए, और इन दोनों ने शहादत प्रेस की उस वक्त। तो क्या जिस नबी ने ये कहा कि अगर किसी माइनॉरिटी का इंसान पे मुसलमान ने जुल्म किया तो क़यामत के दिन मैं उसके साथ खड़ा हूँगा, ये अल्फाज हैं, ये हदीस है मुस्लिम की कि क़यामत के दिन मैं उसके, तो क्या किसी माइनॉरिटी के साथ ये करना जो हुआ ये तरीका था? मिडिल कोर्ट एक हमारे स्कॉन्डी रहे जो 65 की जंग में बेशुमार कारनामे करने के बाद रिटायर हो गए, वापस गए और 71 की जंग में इस तरह हाथ खड़ा किया और वापस आ गए। उस जंग के अंदर 71 में उन्होंने बॉम्बर्स के साथ फ्लाई किया, और क्रिश्चियन अगेन बट मोर सो पाकिस्तानी। मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा एक कैप्टन के रैंक का होता था तो हमारे स्क्वाड में उनकी तस्वीर लगी होती थी, और हम वहाँ खड़े होकर उनको सल्यूट किया करते थे कि पूरी जंग लड़ी, और जंग के आखिरी दिन समुद्र पे उन्होंने शहादत का रुतबा अदा किया। सो हम सब पाकिस्तानी, कोई यूनिफॉर्म पहनता है, कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनता, कोई बिजनेस करता है। याद रखिए जंगें फ़ौज नहीं लड़ती। ये भी हमने जो जिक्र किया है बासी भाई ने कि हमने जो 30 साल जंग लड़ी है, लेट्स गेट दिस राइट। जब हमारी आज़ादी हुई तो कितना बड़ा एक बंटवारे में इशू हुआ वो हमें अंदाज़ा है। उसके बाद एक कंप्लीट स्ट्रगल के थ्रू हम लोग एक जब न्यूक्लियर पावर बने तो हमारे ऊपर एक ये वॉर का एक और तरीका मुसल्लत कर दिया गया। इट्स अ स्टेट बैंक स्टेटिस्टिक्स, टुडे वी टॉक ऑफ $1 बिलियन। हमने वॉर ऑन टेरर के अंदर $120 बिलियन लूज़ किए। दिस इज़ द स्टेट बैंक स्टेटिस्टिक्स। उसके अलावा हमारे 6500 जो किसी जंग में नहीं हुआ वो फौजी जवान वहाँ पे शहीद हुए, और 15 से 16,000 के दरमियान का फिगर है जो अपने लिम्स खो बैठे इन माइंस की वजह से। दुनिया का मुझे एक मुल्क बता दें जिसके ऊपर इतनी एडवर्सिटीज़ हैं, स्टैंड स्टॉल, जो अपने पाँव पे खड़ा है और अपने आप को आंखों में आंखें देख के इतने बड़े दुश्मनों को देख रहा है। हमारे दुश्मन सिर्फ एक बॉर्डर पे नहीं, हमारे दुश्मन ऑल अलॉन्ग हैं, क्योंकि हम आइडियोलॉजिकल नेशंस हैं, हम इस्लाम का नाम देते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो डिविजन्स क्रिएट की जाती हैं, भले वो सियासत के दरमियान हो या फ़ौज के दरमियान कोशिश हो, लेकिन एक चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो मुल्क को के मामलात को देख रहे हैं उनको स्ट्रेंथन करना हमारा फ़र्ज़ है, उनको कमज़ोर करना हमारा ड्यूटी नहीं है। और वहाँ पे अवेयरनेस ये बहुत शदीद है कि हमें अपनी इकॉनमी को सीधा करना है, हमें अपने आप को नेशनली इंटीग्रेट करके चलना है और मुल्क को आगे लेके जाना है। देयर नो टू वेज अबाउट इट, और ये करना है, और ये है प्लेज जिसके साथ हमें साथ लेके चलना है।
सो आज जब यहाँ से निकलें तो ये अहद करके निकलें कि हम पॉजिटिविटी को आगे लेके जाएंगे। मुश्किल हालात हैं जैसे सर कयूम ने भी कहा, बट दैट बी इट, ये तो होने ही हैं, तो इनको लेके आगे जाना है। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन जो मैं अपने आप से आज तक पूछता हूँ वो ये है, हैव आई डन माई जॉब? जो मेरा काम था वो मैंने पूरा कर दिया कि नहीं? तो वो क्या था, अल्लामा इकबाल का गालबन के शिकवा जुल्मत से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की क्षमा जलाते जाते। सो लेट्स लाइट द कैंडल्स, लेट्स लिव लाइक ए ब्रेव नेशन एंड रियल इंसान। थैंक यू। जफर महमूद अब्बासी। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम जनाब ज़फ़र बख्तावरी साहब, एहसन ज़फ़र बख्तावरी साहब, एयर चीफ मार्शल सुहेल इमान, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कयूम, एजाज़ अब्बासी साहब, ताहिर अब्बासी साहब, मौजूदा और साबिक़ उहदेदारान ICCI और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की तरफ से सलामती, रहमत और बरकत हम सब पे नाज़िल हो। मैं ICCI को मुबारकबाद देता हूँ, खुसूसन ज़फ़र बख्तावरी साहब को और उनके होनहार फर्जंद को कि उन्होंने ये तकरीब बासादत मुनक्कद की और यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अच्छी तकारीर हुई हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में जो जंग सितंबर थी उसके बाद एक 6 साल के बाद जंग दिसंबर भी हुई थी। 6 सितंबर के बाद 16 दिसंबर भी हुआ था, जिसके नतीजे में हमारा मुल्क 2 लख्त हो गया था। कौमें वो ज़िंदा कौमें होती हैं जो अपनी खुशियाँ तो मनाती हैं अपनी कामयाबियों पे, लेकिन अपनी गलतियों का इदराक करती हैं और उसका तदारक करती हैं। अगर हमने 71 के साने के सही मोरक़ात ढूंढे होते और उन गलतियों को ना दोहराया होता तो आज पाकिस्तान जहाँ खड़ा है, जिसकी तरफ ज़फ़र बख्तावरी साहब ने और उनके फर्जंद ने इशारा किया, वो शायद ना होता। तो मैं जो आपसे बातें करना चाहता हूँ उस पर मैं मुख्तसरन जंग सितंबर के हवाले से बात करूँगा। ज़फ़र बख्तावरी साहब ने मेरा ख्याल में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जो नेवल वॉर हुई उसको भी कवर किया, लेकिन मैं ज़्यादा बात इस पे करना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान जो हालत निज़ाम में है क्यों है, क्या हमने गलतियाँ की, तो इस पे मेरी जो फोकस होगा तकरीर का वो ज़्यादा होगा। तो पहले जंग सितंबर के हवाले से जैसे कि उन्होंने कहा कि पाक बहरिया जो है वो उस वक्त हिंदुस्तान बहरिया के मुकाबले में काफ़ी अददी लिहाज से कमज़ोर थी, लेकिन हमारे पास एक एज था, हमारे पास सबमरीन थी, सबमरीन गाजी, और पाक बहरिया इस इलाके में, इस पूरे खत्ते में पहली नेवल फोर्स है जिसने सबमरीन इंटरप्ट की थी। और सबमरीन एक बड़ा पोटेंट वेपन होता है, उसकी वजह से इंडियन फ्लीट जो है पूरी जंग के दौरान अपनी हार्बर्स में छुपा रहा। और ऑपरेशन सोमनाथ जो उन्होंने जिक्र किया, वो इनफैक्ट पाकिस्तान का जो जंगी बेड़ा था उसने गुजरात काठियावाड़ कोस्ट के 6 मील दूर से जाके उनकी साहिली तनसीबात को तबाह बर्बाद कर दिया था। और सोमनाथ का इसको कोड वर्ड क्यों दिया गया, इसलिए कि उसी इलाके में सोमनाथ का मंदिर भी मौजूद है जिसको महमूद अफ गज़नी ने 11वीं सदी के अवाइल में तबाह बर्बाद किया था। तो 900 साल के बाद पाक बहरिया ने उसी इलाके में जाके दुश्मन की साहिली तनसीबात को नुकसान पहुँचाया था। एक दो चीज़ें और इस हवाले से मैं बयान कर दूं जो शायद आप लोगों को मालूम नहीं है कि उस जंग में इंडोनेशिया ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी 2 सबमरीन्स भिजवाई थी और
अभी मैं इंडोनेशिया, जब मैं नेवल चीफ था तो इंडोनेशिया मैंने विज़िट किया, तो उनके उन सबमरीन फ्लोटिला के जो कमांडर थे वो रियर एडमिरल होकर रिटायर हुए, अभी हयात हैं, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। और एक चीज़ और आपको बताऊं कि जब इंडोनेशिया की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1945 में, उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, तो कायद-ए-आज़म के अहकाम के मुताबिक जो अंग्रेज़ों की फ़ौज में मुसलमान मौजूद थे, उन्होंने फिर इंडोनेशिया की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जनरल सुविकार्नो की क़यादत में उसमें शमूलियत इख्तियार की थी। और उनमें से अभी सैकड़ों जो उनकी औलादें हैं वो इंडोनेशिया में मौजूद हैं। तो उसका बदला उन्होंने फिर ये दिया था कि 2 सबमरीन उन्होंने रवाना की थी पाकिस्तान की मदद के लिए। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने अपने 2 गन बोट्स भेजी थी जो पाकिस्तान नेवी में शामिल हो गई थी। तो ये बड़ी बात है कि उस ज़माने में पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क आबादी के लिहाज से वो खड़ा हो गया, और जो इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग मुल्क था सऊदी अरेबिया, और जहाँ हरमैन शरीफैन हैं, उन्होंने हमारी मदद की। तो अब मैं आता हूँ जो असल मौजू है उसकी तरफ। उसके लिए हमें क़याम पाकिस्तान की तारीख़ देखनी होगी। देखें, जब 14 अगस्त को पाकिस्तान बना 1947 को, और अगले दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो लंदन में एक अखबार है टाइम्स ऑफ लंदन, उसने अपना एक एडिटोरियल लिखा, और उसमें उन्होंने ये कहा कि दुनिया के नक्शे में 2 आज़ाद मुल्क शामिल हुए हैं, और उन्होंने कहा इनमें से एक मुल्क के बारे में हमारी ये प्रोफेसी है, पेशन गोई है कि ये मुल्क, इसका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, लेकिन दूसरे मुल्क के बारे में हम इतना श्योर नहीं है। और जिस मुल्क के बारे में उन्होंने कहा कि इसका मुस्तकबिल रोशन है, वो पाकिस्तान था। और उसकी वजह भी उन्होंने लिखी। वजह ये थी कि ये मुल्क एक नज़रिए पे बना है, और इसकी 98% आबादी जो है उस नज़रिए पे यकीन रखती है, और किसी भी कौम के बनने के लिए नज़रियाती तौर पे हमआहंगी बहुत ज़रूरी होती है। हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि हम इसलिए श्योर नहीं है कि इसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बहुत ज़्यादा डिवीजन्स और फिशर्स हैं। आपको पता है हिंदुओं में कितनी ज़ात पात का चक्कर है, ब्राह्मण्स हैं, कुश्तियस हैं, वेश्यास हैं, शूद्रास हैं, फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स थी। 40 साल के बाद 1987 में वही अखबार एडिटोरियल लिखता है कि हमारी जो पेशन गोई थी वो तो गलत साबित हुई, हिंदुस्तान आगे जा रहा है, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। लेकिन उन्होंने कोई वजह उसकी आइडेंटिफाई नहीं की, नहीं बयान की। लेकिन इसकी वजह जो थी 1920 में शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, पता नहीं आप में से कितने ने उनका नाम सुना है। देवबंद के प्रिंसिपल थे और बहुत बड़े आलम थे, और कुछ लोग तो उनको मुजद्दिद कहते हैं 20वीं सदी का। ये सारे बड़े बड़े उलमा जो हैं, शबीर अहमद उस्मानी, मुफ्ती अहमद शफ़ी और हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब उनके शागिर्द थे। अशरफ अली थानवी, इतने बड़े आलम थे वो। उन्होंने जब जंग अज़ीम अव्वल हो रही थी तो उन्होंने एक रेशमी रुमाल तहरीक शुरू की, और उसका मकसद ये था कि अफ़गानिस्तान के बादशाह की मदद से और जो ऑटोमन सुल्तान है उसकी मदद से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मसल्लह जद्दोजहद शुरू की जाए। अफ़गानिस्तान उन्होंने रवाना किया मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, जो सिंध के रहने वाले थे और सिख कन्वर्ट थे और बहुत बड़े आलम बने, और ख़ुद तशरीफ़ ले गए हिजाज़ में। वहाँ पे जो ऑटोमन गवर्नर था उसके थ्रू उन्होंने ऑटोमन सुल्तान को रिक्वेस्ट करनी थी मदद के लिए। लेकिन वहाँ जिन लोगों को तारीख़ का पता है कि शरीफ मक्का ने गद्दारी की थी ऑटोमन्स के साथ, और उनको पकड़ के अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया, और अंग्रेज़ उन्हें माल्टा में उन्होंने कैद कर दिया। 4 साल की असीरी उन्होंने गुजारी 1916 से 1920 तक माल्टा में। फिर उनको टीबी का मर्ज़ लाहक हुआ तो आखिरी स्टेज पे उन्होंने फिर उनको
रिहा कर दिया। तो वो जब वापस आए तो दारुल उलूम देवबंद में उन्होंने नमाज इशा के बाद, बड़े बड़े उलमा मौजूद थे वहाँ पे, ये बात मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी ने अपनी किताब वहदत उम्मत में लिखी है। उन्होंने ये फरमाया कि मैंने अपनी असीरी के दौरान जो तज्जिया किया है, मुझे मुसलमान उम्मत की इस वक्त जो ज़बूं हाली है उसकी दो वजह समझ आई हैं। एक तो है कि उनका अल्लाह की किताब को छोड़ देना, कुरान को छोड़ देना, और दूसरा है आपस में फ़िरक़ाबंदी। और मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी अपनी किताब में लिखते हैं कि असल मसला तो अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत को छोड़ देना ही है ना, क्योंकि फ़िरक़ाबंदी भी उसी की वजह से है। अगर उसको आप पकड़ेंगे तो फ़िरक़ाबंदी भी नहीं होगी। और उसी ज़माने में इसी चीज़ को अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में यूँ बयान किया कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। तो ख़वातीन हज़रात, बात यह है कि पाकिस्तान का क़याम 1947 में एक मोजज़े के ज़रिए रोनमा हुआ। अल्लाह ताला की ख़ास इनायत से ये हुआ। उस वक्त मुसलमानान हिंद जो थे, और मैं आपको बताऊं जो माइनॉरिटी प्रोविंसेस जहाँ पे मतलब इंडिया में जो मुसलमान थे उन्होंने ये तहरीक शुरू की थी। उनको तो पता था कि पाकिस्तान जब बनेगा तो हमने तो इसमें नहीं शामिल होना, लेकिन तहरीक उन्होंने शुरू की थी। और हमारे पंजाब में तो यूनियनिस्ट जो थे वो तो अगेंस्ट थे इसके। सरहद में जो केपी है, सरहदी गांधी, सबसे पहले सिंध शामिल हुआ था पाकिस्तान में, सिंध में करारदाद मंजूर हुई थी। तो पाकिस्तान बन गया। उस वक्त दुआएं कर रहे थे मस्जिदों में मुसलमान के, अल्लाह ताला तू हमें हिंदू और अंग्रेज़ की दोहरी ग़ुलामी से निजात दे दे, तो हम इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में तेरा दीन नाफिज करेंगे, तेरा निज़ाम नाफिज करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये जो है, ये बात जो है कुरान पाक में, अगर कुरान को आप सही तौर से पढ़ें ना तो आपके हर मसले का हल कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन असल बात वही है कि जब हमने कुरान को छोड़ दिया। कुरान पाक में सूरह अराफ की आयत नंबर 129 में जो आयत है वो हूबहू मुसलमानान पाकिस्तान पे चस्पा होती है, फिट होती है। उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा मिस्र जाते हैं नबूवत अता होने के बाद, तो बनी इसराइल उनसे कहते हैं कि ए मूसा, आपके आने से पहले भी और आपके आने के बाद भी हम पे तो जुल्म हो रहा है। तो अल्लाह ताला मूसा से कहलवाता है कि इनको कहो कि अनकरीब अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और ज़मीन में तुमको खिलाफत अदा करेगा और फिर देखेगा तुम क्या करते हो। तो पाकिस्तानियों को अल्लाह ने कहा कि अनकरीब ज़मीन आपको अता की जाएगी, आपको हुकूमत दी जाएगी, फिर देखेंगे कि आप क्या करते हैं। गांधी जो था पाकिस्तान का कट्टर मुखालिफ था और उसने कहा था मेरी लाश पे पाकिस्तान बनेगा, और अल्लाह ताला ने उसको RSS के नथुराम गोडसे के हाथों मरवा दिया। तो उस मर गया दुश्मन, पाकिस्तान बन गया। हमने क्या किया? मेरा ख्याल है हमने इस तरफ, इस इस्लाम की तरफ सिर्फ दो काम किए हैं। एक